हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे 80 साइंस जोन में। आइए हम लोग सीखते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करने के लिए। आइए, ये गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आइए हम लोग सीखते हैं, और हम लोग गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के माध्यम से सीखने वाले। यह एक अवतल दर्पण है जिसमें रखा गया वस्तु C के बाद है, यानी कि अनंत और C के बीच में रख दिया गया वस्तु AB है, और उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो C तथा F के बीच में बन रहे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को या पिछले के पिछले वीडियो यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया है तो उसमें बताया गया है कि जो अवतल दर्पण में जब C तथा अनंत के बीच के में वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो F तथा C के बीच में बनता है। चलिए, तो इसी डायग्राम की मदद से हम लोग आज सिद्ध करने वाले हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आइए सीखते हैं हम लोग। चलिए, पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाना है जिसमें अवतल दर्पण है। लिखते हैं कि m डैश माना mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत तथा C यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तथा C के बीच में वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश C तथा F के बीच में बन रहा है। चलिए, क्या हो रहा है कि जब ए बी वस्तु को C तथा अनंत के बीच में रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो C तथा F के बीच में बन रहा है। आइए अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं। अब हम लोगों को चलना होगा त्रिभुज में, ट्रायंगल में कुछ। तो हम लोग पहले जो ट्रायंगल में चल रहे हैं वो ले रहे हैं ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल A डैश B डैश C लेते हैं। अब ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में और ये छोटा सा ट्रायंगल में ABC तथा ट्रायंगल A डैश B डैश C में। आइए, तो A डैश B डैश C में हम लोग देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ACB या ACB इक्वल है किसके, B डैश C A डैश के, B डैश C A डैश के इक्वल है। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से ये चीज को है बराबर है। अब हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कोण बनेगा और यहाँ पे कोण बनेगा, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का कोण जो है वो प्रत्येक का 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का ए कोण और इस त्रिभुज का ए डैश कोण आपस में बराबर है। लिख सकते हैं कि कोण BAC कोण BAC इक्वल है कोण B डैश A डैश C के, कोण B डैश A डैश C के। लिख सकते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री से, प्रत्येक 90 डिग्री है। चलिए, तो अगर हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर उनके संगत कोण
दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो वो जो त्रिभुज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि दो संगत कोण, यानी कि इस भुजा में दो संगत कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में, ये वाला कोण और ये वाला कोण के आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार या फिर अतः, इसीलिए कौन सा त्रिभुज, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ए डैश बी डैश सी के। अब अगर कोई ट्रायंगल दो सिमिलर होते हैं तो उनके दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजाएं कहने का मतलब कि अगर इस त्रिभुज का लंब लेते हैं तो इस त्रिभुज के लंब के अनुपात इस त्रिभुज का अगर आधार लेते हैं और इस त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर होते हैं। कहने का अर्थ कि अगर कोई सिमिलर त्रिभुज है तब ए बी बट्टे ए डैश बी डैश इक्वल होंगे ए सी बट्टे ए डैश सी के, ए सी बट्टा ए डैश सी के। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग को इसी तरह से एक और ट्रायंगल में चलना होगा। तो अब हम लोग ट्रायंगल चल रहे हैं डी पी एफ, यह एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं ट्रायंगल एफ डी पी में तथा बी डैश ए डैश एफ में। लिख देते हैं कि 9 फिर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा ए डैश बी डैश एफ तथा एफ डी पी में, एफ डी ट्रायंगल एफ डी पी में हम लोग देख रहे हैं इस ट्रायंगल का ये वाला जो है वो 90 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे जो ट्रायंगल बना रहा है ये हम लोग इस सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है वो हल्का सा सीधा है। कैसा है, सीधा। तो सीधा बनेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब आइए देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षा अभिमुख कोण से आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर है तो लिख सकते हैं कि कोण बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश इक्वल होंगे डी एफ पी के, कोण डी एफ पी के, डी एफ कोण एफ पी के तो बराबर है इके से, तो सम्मुख कोण से बराबर है, सम्मुख कोण से। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला 90 डिग्री है तो इसमें मौजूद ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाला कोण के 90 डिग्री के बराबर है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि कोण बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ बराबर है कोण एफ पी डी के, कोण एफ पी डी के। ठीक है, तो कैसे बराबर है, तो ये प्रत्येक 90 डिग्री या फिर प्रत्येक समकोण से, प्रत्येक 90 डिग्री से। चलिए अब यहाँ पे दो ट्रायंगल में, अगर कोई दो ट्रायंगल में उनके संगत भुजाओं के उनके संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो हम लोग उस दोनों ट्रायंगल के सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमिलर। यानी लिख सकते हैं कि इसीलिए ट्रायंगल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ए डैश बी डैश एफ सिमिलर हो जाएंगे त्रिभुज एफ डी पी के। चलिए अब अगर दो कोई त्रिभुज सिमिलर हो जाए या फिर समरूप हो जाए तब हम लोग उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। यानी कि बी डैश ए डैश या फिर ए डैश बी डैश बट्टा इसका लंब। अगर इस त्रिभुज का ये लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज का भी हम लोगों का क्या लेना होगा, लंब ही लेना होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होंगे। तो अगर इस त्रिभुज का हम लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज का भी क्या लेना होगा, लंब ही लेना होगा। चलिए तो ए डैश बी डैश इस त्रिभुज का लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज का भी क्या लेना होगा, लंब, यानी कि डी पी इक्वल हो जाएंगे। इस त्रिभुज का अगर आधार लेते हैं ए डैश एफ
ए डैश एफ, तो इस त्रिभुज का भी आधार लेना होगा जो कि कोची है एफ पी। कौन है? एफ पी। यहां तक क्लियर है बात? अगर यहां तक क्लियर हो तो हम इसको अब रब करते हैं और इसको फिर से अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब नहीं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? यहीं पे आगे की बात। अब देखिए तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब यहाँ पे एक देखने योग्य बात है कि ए डैश बी डैश बटा डीपी और ए डैश एफ बटा एफ पी। अब हम लोग जो डीपी को, किसको? डीपी को लिख सकते हैं, डीपी को लिख सकते हैं ए बी, डीपी को लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि अगर दो समानांतर भुजा है तो उनके बीच की दूरी यहाँ भी बराबर होंगे, यहाँ भी बराबर होंगे, यहाँ भी बराबर होंगे। तो जितना यहाँ पे है दूरी उतना ही यहाँ पे दूरी है, इसीलिए ए बी के बराबर कौन है? डीपी। इसी की जगह लिख सकते हैं कि डीपी के जगह ए बी हो जाएंगे, डीपी की जगह क्या हो जाएंगे? ए बी, यानी कि ए डैश बी डैश बट्टा में डीपी के जगह ए बी, इसलिए क्योंकि इसके दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर है, तो डीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी। चलिए, बराबर में ए डैश एफ बट्टा में एफ पी। अब यहां पे देखिए, यहां पे कुछ सिमिलर लग रहा है लेकिन अभी भी इसको पलटना पड़ेगा तब सिमिलर लगेगा। तो हम लोग जब एक तरफ को पलटते हैं ना तो दूसरा का तरफ भी क्या होता है? पलटना पड़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको पलट देते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसको भी पलटना होगा तो एफ पी अपॉन ए डैश एफ। अब यहाँ पे हम लोगों का देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में कुछ न कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, ठीक है? अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी कि बराबर के पहले वाले दोनों समीकरण में इक्वल है, बराबर के पहले वाले यानी कि LHS में, समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में LHS के तरफ दोनों तरफ समान है, तब ऐसा RHS भी हम लोग कहते हैं कि समान हो जाते हैं। अगर समीकरण का LHS समान हो दोनों का, तब RHS भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा करके, चलिए तो अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है? 2 है। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बटा ए डैश सी इक्वल होगा एफ पी बटा ए डैश एफ के, ए सी बटा ए डैश सी इक्वल हो जाएंगे एफ पी बटा ए डैश एफ के, एफ पी बटा ए डैश एफ के। ऐसा इसलिए क्योंकि बराबर के पहले वाले दोनों समीकरण में सेम है, LHS में समान, तो RHS में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा हम लोगों को देखना है ये चीज कि कौन सा चीज कौन है। जैसे एफ पी यानी कि किसकी दूरी कौन कहलाएगा, तो देखिए एफ पी की दूरी कौन कहलाएगा? इस जो बनाया गया डायग्राम है उसमें एफ पी जो कहलाएगा वो फोकस दूरी कहलाएगा। कौन कहलाएगा? फोकस दूरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोल से फोकस की दूरी फोकस कहलाता है, ठीक है? फोकस दूरी कहलाता है। P से C की दूरी यानी कि जो PC कहलाएगा, हमारा जो P से C की दूरी है वो कहलाएगा वक्रता केंद्र C की दूरी। कुछ कहलाएगा वक्रता केंद्र C की दूरी। अब देखिए R कहलाएगा वक्रता केंद्र, P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। PC हो गया, PC बराबर R। अब हम लोग को P से A की दूरी ये वास्तु दूरी है, यानी कि पी ए बराबर वास्तु दूरी, जिसको U से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बात को ध्यान देना होगा क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार सभी माइनस में होंगे। क्या होंगे? माइनस में। यहाँ पे माइनस में R होगा, माइनस में F होगा, माइनस में U होगा। बात समझ में आ रहा? अब देखिए V भी कोचिंग होगा माइनस में, जो प्रतिबिंब की दूरी है P से A डैश की दूरी, P से A डैश की दूरी जो है वो भी कोचिंग होगा माइनस का भी। अब इतना बातों को ख्याल रखते हुए हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करके आंसर को लाते हैं। चलिए अब देखिए AC तो हमको कुछ मालूम नहीं है, तो AC को लिख क्या सकते हैं? अब ये सुनिए, AC को क्या लिख सकते हैं? पूरा में से
इस चीज को हटा देंगे, पूरा में से पीसी को हटा देंगे, यानी कि पीए में से पीसी को हटा देंगे तो एसी बचेगा। कुछ बचेगा? एसी। यानी कि एसी की जगह पर लिख सकते हैं पीए माइनस पीसी, लिख सकते हैं पीए माइनस पीसी, तो एसी निकल जाएगा। अब ए डैश सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए डैश सी, यानी कि ये वाला दूरी निकालने के लिए पूरा में से इसी को हटा देते हैं, पीसी में से पीए डैश को हटा देते हैं, पीसी में से पीए डैश को हटा देते हैं तो कुछ निकल जाएगा हमारा सी डैश, ए डैश सी निकल जाएगा। देखिए ए डैश सी जो है वो पूरा में से पीसी में से पीए डैश को निकाल देंगे तो हमारा कुछ निकल जाएगा पीसी माइनस पीए डैश बराबर ए डैश सी। अब आइए एफ तो हम लोगों का पता है कोची फोकस, कोची पता है फोकस, अभी इसको ऐसे ही रह देते हैं क्योंकि हम लोग को वो चीज़ पता है। ए डैश एफ, देखिए ए डैश एफ। अब ए डैश एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? यानी ई वाला दूरी निकालने के लिए हम लोग को पूरा में से इसको हटाना होगा, ई वाला दूरी निकालने के लिए पूरा में से इसको हटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। कहने का मतलब कि ए डैश एफ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस का पी एफ। चलिए अब इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बात को। पी ए को क्या कहते हैं आप? पी ए देखिए यहाँ पे पी ए माइनस का, यानी कि वस्तु दूरी है। क्या है? वस्तु दूरी। पी ए बराबर माइनस का यू माइनस पीसी क्या है? पीसी क्या है? देखिए वहाँ पे पीसी माइनस आर है। क्या है? माइनस ऑफ आर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस क्या है? आर है। आगे बट्टा में पीसी क्या है? पीसी देखिए पीसी यहाँ पे देखिए पीसी माइनस आर है। क्या है? माइनस आर है। और देखिए पी ए डैश माइनस का जो पी ए डैश है वो क्या है? पी ए डैश माइनस का भी है, माइनस का भी है। साइन के साथ लिखना है क्योंकि अगर साइन जरा सा भी गड़बड़ाया तो जो आंसर आना चाहिए हम लोग का, ये जो आना चाहिए वो आंसर नहीं आएगा, प्रूफ नहीं होगा फिर। तो बढ़िया से साइन को लेते चलना। बराबर में एफ पी को तो हम लोग जान रहे हैं क्या है? फोकस दूरी है। देखिए यहाँ पे एफ पी क्या है? फोकस है, तब माइनस का एफ लिखना होगा क्योंकि साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोग चिन्ह परिपट्टी के अनुसार पोल से जो भी माइनस के इस तरफ बायां तरफ जो भी दूरी होता है वो निगेटिव साइन होता है, इसीलिए हम लोग कुछ मिली है माइनस में। अब आइए पी ए डैश को क्या ले रहे हैं? पी ए डैश को प्रतिबिंब की दूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। पी ए डैश को माइनस का भी माइनस पी एफ को क्या है? फोकस दूरी माइनस का एफ। अब आइए अब इसको सोल्यूशन कर देना है, बस खटाक से आंसर आ जाना चाहिए। माइनस का यू माइनस माइनस प्लस का आर हो जाएगा, बटा में माइनस का आर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा, बराबर माइनस का एफ हो जाएगा, बटा माइनस का भी माइनस माइनस प्लस का एफ। अब कुछ नहीं करना है, अब इंटू सिर्फ करना है हम लोगों का। चलिए इंटू करते हैं, बारी बारी से इंटू करना होगा। माइनस यू करेगा माइनस भी में, तब प्लस यू भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब यही वाला चीज़ क्योंकि बारी बारी करना है, ई वाला चीज़ इसमें करेगा तो माइनस का हो जाएगा यू एफ। अब ये वाला करेगा तब प्लस माइनस माइनस का आर भी, और यहाँ पे प्लस 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 का आर एफ। ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा। जब ये गुना होगा तो कुछ होगा माइनस माइनस प्लस का आर एफ, प्लस का आर एफ, और ये प्लस माइनस माइनस का भी एफ, माइनस का भी एफ। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यू भी है, माइनस का यू एफ है, आर एफ है। आर एफ से आर एफ हम लोगों को कट जाएगा, आर एफ से आर एफ, बराबर के बाद वाला भी प्लस है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए यू भी है, माइनस का यू एफ है, माइनस का आर भी है, और इन्हें वाला जो माइनस भी एफ था वो इन्हें आन करके प्लस में हो गया, बराबर का कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। अब हम लोग को यहाँ पे देखना होगा ये कि हम लोगों को लाना है यू भी एफ में, लेकिन एक टर्म जो अलग आ रहा है वो आर आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f, ये जानते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि f बराबर होता है r बटा 2। तो यहाँ से हम लोग जब r निकालेंगे तो ये जाकर के कुछ हो जाएगा 2f हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे r की जगह क्या लिख देंगे? 2f, यानी कि u भी माइनस का uf, माइनस का r की जगह पे 2f भी और प्लस का f भी। ठीक है, यहाँ पे vf है, vf को हम लोग f भी लिख सकते हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा? जीरो।
अब यहीं पे देखिए तो यू भी माइनस यू एफ माइनस का 2f भी और प्लस का f भी, यहाँ पे माइनस का एक f भी बच जाएगा। जब घटेगा यहाँ पे तो एगो f भी बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू भी माइनस का यू एफ और यहाँ पे एगो f भी बच जाएगा जो कि माइनस का होगा, बराबर का 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड दे देते हैं यू भी एफ से, समीकरण में डिवाइड दे देते हैं यू भी तथा एफ से। चलिए हम लोग को डिवाइड देना है, लिख देते हैं कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग लगाने पर जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस का यू एफ बट्टा यू भी एफ माइनस का एफ भी बट्टा यू भी एफ इक्वल टू 0। अब देखिए तो यू भी से यू एफ से यू एफ भी बचेगा, एफ भी से एफ भी, यहाँ पे यू बचेगा तो 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू 0। अब 1 बटा एफ बराबर, ये दोनों प्लस में जाएगा उन्हें, तो 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, ये जब दोनों प्लस में जाएगा तब। अब ये हो गया हमारा सीधे प्रूफ हो गया कि 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू। चलिए आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो दर्पण सूत्र था वो बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगले दिन आप लोगों का वन शॉट में अपवर्तन के नियम के बारे में और उसके पूरा चैप्टर के बारे में समझाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे पढ़ते रहिए।